बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेंजीन 6 कार्बन एटम्स की एक रिंग है जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। 1825 में इसे इल्यूमिनेटिंग गैस में डिस्कवर किया गया और इसे डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था माइकल फैराडे। 1845 में एक जर्मन केमिस्ट A.W. वॉन हॉफमैन ने बेंजीन को कोल टार से आइसोलेट किया। बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स को एरीन्स कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरे हाइड्रोकार्बन्स की तरह बेंजीन भी एक नॉन पोलर कंपाउंड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 5.5 डिग्री सेल्सियस है जबकि बॉइलिंग पॉइंट 80.1 डिग्री सेल्सियस है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाती है और पानी में बहुत कम डिसॉल्व होती है। इसके बाद आती हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स में कोई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होता है। अगर तो ये सब्स्टिट्यूएंट पोलर है तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में पोलैरिटी आ जाएगी, अदरवाइज सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स भी नॉन पोलर होंगी। नॉन पोलर बेंजीन डेरिवेटिव्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं और ये पोलर सॉल्वेंट्स में बहुत कम डिसॉल्व होती हैं। वाटर पोलर सॉल्वेंट्स की एग्जांपल है। नॉन पोलर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जैसा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन एटसेट्रा में डिसॉल्व हो जाती हैं। बेंजीन 1825 में डिस्कवर हुई, लेकिन 40 इयर्स तक इसका कोई काबिल कबूल स्ट्रक्चर प्रपोज ना किया जा सका। 1865 में एक जर्मन केमिस्ट फ्राइडरिक ऑगस्ट केक्यूल ने इसका एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया। हम ये देखते हैं कि why was it so difficult to propose the exact structure of benzene? बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि ऑब्जर्व की गई और कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो इन प्रॉपर्टीज के साथ मैच कर सकता साइंटिस्ट के माइंड में नहीं आया। अब हम ये देखते हैं कि इन प्रॉपर्टीज ने एग्जैक्ट स्ट्रक्चर प्रपोज करना मुश्किल क्यों बना दिया। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 था। ये किसी भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के जनरल फार्मूला से मैच नहीं करता। मिसाल के तौर पे एल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। एक डबल बॉन्ड रखने वाली एल्कीन्स का फार्मूला है CnH2n और एक ट्रिपल बॉन्ड रखने वाली एल्काइंस का फार्मूला है CnH2n-2। बेंजीन का फार्मूला इनमें से किसी के साथ भी कोरेस्पोंड नहीं करता। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये सजेस्ट करता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अनसैचुरेशन है, यानी बहुत ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, लेकिन ये अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देती। अनसैचुरेशन टेस्ट को बियर्स टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट में अल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट यूज़ किया जाता है। वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है अल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट के कलर को डिस्चार्ज कर देते हैं। For example, यहाँ पर देखिए we have an unsaturated compound. When purple solution of potassium permanganate, alkaline potassium permanganate is added to it, then its color is discharged. ये discharge of color ये बताता है कि there is double or triple bond in the compound. लेकिन बेंजीन के केस में ऐसा नहीं होता, हालांकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सजेस्ट कर रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा अनसैचुरेशन है। But when alkaline potassium permanganate is added to benzene, then its color is not discharged. ये उसका कलर जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि बेंजीन में अनसैचुरेशन नहीं है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला अनसैचुरेशन शो करता है। हमने दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, यानी कि एल्कीन्स और एल्काइंस की। वहां पर हमने ये देखा कि इस तरह के कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शंस देते हैं, लेकिन बेंजीन एडिशन रिएक्शंस आराम से नहीं देती। बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस करवाने के लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं, जबकि बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रिलेटिवली इजीली हो जाते हैं। इसलिए अगरचे मॉलिक्यूलर फार्मूला अनसैचुरेशन शो करता है, लेकिन बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि
एल्केन से रिजेंबल करती हैं। जब एडिशन रिएक्शंस करवाए जाते हैं तो उससे ये पता लगता है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल, बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए वी विल बी नीडिंग 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, जबकि हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए वी विल बी नीडिंग 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन। पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि बेंजीन सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है, और छठी प्रॉपर्टी ये है कि बेंजीन 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देती है। यहां पर बेटा एक चीज नोट कीजिए कि बेंजीन या किसी भी कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की रीजन उनके स्ट्रक्चर में लाई करती है। अगर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो जाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अभी जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की, इन्हें स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ये नहीं बता सकता कि बेंजीन की एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड और 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स क्यों होती हैं। इसी तरह से स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ये नहीं बता सकता कि बेंजीन एडिशन रिएक्शंस आराम से क्यों नहीं देती। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में अनसैचुरेशन होनी चाहिए, लेकिन बेंजीन अनसैचुरेशन के टेस्ट नहीं देती। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए केक्यूल ने 1865 में बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्रपोज किया, जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स 3 सिंगल बॉन्ड से अल्टरनेट कर रहे थे। उसने अपने स्ट्रक्चर को जस्टिफाई किया कुछ आर्गुमेंट्स देके, जो कि ये हैं। अगर हम बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस देखें तो वो सजेस्ट करते हैं कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, जैसा कि यह हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बता रहा है कि बेंजीन के 1 मोल के लिए 3 मोल्स हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरह से बेंजीन के 1 मोल के लिए क्लोरीन के 3 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। ये 1:3 रेशो ये बताती है कि इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन 3 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। बेंजीन में तमाम कार्बन एटम्स इक्विवेलेंट हैं, इसलिए जब एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया जाता है तो हमारे पास एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आती है। ये एक्स किसी भी पोजीशन पर हो, इट विल बी द सेम। उसके बाद बेंजीन की 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, आर्थो, मेटा एंड पैरा। एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए हम कहते हैं कि बेंजीन का स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। अब हम ख्वाब की ताकत की बात करते हैं। जब हमारा दिमाग किसी मसले में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो कई दफ़ा सॉल्यूशन ख्वाब की फॉर्म में आता है। केक्यूल के मुताबिक बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज करने के लिए इंस्पिरेशन उसे अपने एक ख्वाब में मिली, जिसमें उसने एक सांप को अपनी दुम खाते देखा। ये एक एंशिएंट सिंबल आरोबोरस की तरह था, जो कि लाइफ और डेथ के कंटिन्यूस साइकिल को रिप्रेजेंट करती थी। दूसरे आइडियाज, स्ट्रक्चर्स और थ्योरीज की तरह केक्यूल के स्ट्रक्चर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मिसाल के तौर पे पहली प्रॉब्लम यह है कि केक्यूल का स्ट्रक्चर बेंजीन की हाई स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं, लेकिन दूसरे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह बेंजीन आसानी से एडिशन रिएक्शंस नहीं देती, और इसका केमिकल बिहेवियर सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह होता है, जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि बेंजीन में चूंकि सिंगल और डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट करते हैं, इसलिए 2 तरह की बॉन्ड लेंथ्स केक्यूल स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम है, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम है। असल में बेंजीन में मौजूद तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की लेंथ इक्वल होती हैं, यानी कि 1.4 एंगस्ट्रॉम। बेंजीन के स्ट्रक्चर को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जो कि कामयाबी से बेंजीन के सिग्मा फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी के मुताबिक बेंजीन रिंग का हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी एक s और 2 p ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि एक दूसरे से 120 डिग्रीज के एंगल पर होते हैं। अब हर कार्बन एटम का हर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल
दो साइड से दो कार्बन एटम के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करता है और एक साइड से हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है और इनके दरमियान 120 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल होता है। इस तरह से हमारे पास एक साइक्लिक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाता है जो कि बेंजीन रिंग का सिग्मा फ्रेमवर्क बनाता है। अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाने वाला p ऑर्बिटल जिसे ब्लू से शो किया गया है सिग्मा फ्रेमवर्क से परपेंडिकुलर होता है यानी कि 90 डिग्रीज का एंगल बनाता है। कार्बन एटम्स पर मौजूद अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। हमारे पास इस तरह के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन, इन दोनों और इन दोनों के दरमियान भी बन सकता है, इन दोनों और इन दोनों के दरमियान भी बन सकता है। ये स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट हैं एंड दे आर लाइक इक्वल स्ट्रक्चर, लेकिन ये कुछ ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिस तरह से बेंजीन की हाई स्टेबिलिटी और इक्विवेलेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स। जब एक थ्योरी कुछ ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है तो हम उसी की करेक्शन के लिए उसमें नए कॉन्सेप्ट्स डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये फर्स्ट ईयर में देखा कि वैलेंसी और बॉन्ड एंगल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इंट्रोड्यूस कराया गया था। यहाँ पर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक और एक्सटेंशन डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक्सटेंशन है जिसे हम बेंजीन रिंग की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि बेंजीन की रिप्रेजेंटेशन के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स चाहिए। अब हम डिफाइन करते हैं रेजोनेंस को। ये वो फिनोमिनन है जिसमें किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड होते हैं। इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर कंपाउंड को कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये समझा जाता है कि असल स्ट्रक्चर इन तमाम स्ट्रक्चर से मिलके बनता है, यानी कि उनका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। हम कार्बोनेट आयन की एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। कार्बोनेट आयन का एक स्ट्रक्चर ये है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन दो सिंगल बॉन्ड्स हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहां बन सकता है? द आंसर इज यस। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होने से बाकी दोनों कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स बन गए, बट इट कैन बी हियर, डबल बॉन्ड कैन बी हियर, देयरफॉर द थर्ड स्ट्रक्चर इज हियर। अब इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ठीक है? हम इनमें से किसी एक स्ट्रक्चर को सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि तमाम स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट हैं। तो हम ये कहते हैं कि कार्बोनेट आयन का असल स्ट्रक्चर इन तमाम स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड है और कार्बोनेट आयन को एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। हम कह सकते हैं कि कार्बोनेट आयन की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें तीन स्ट्रक्चर्स चाहिए, लेकिन इनमें से कोई भी कार्बोनेट आयन के असल स्ट्रक्चर से रिजेम्बलेंस नहीं रखता, बल्कि कार्बोनेट आयन का असल स्ट्रक्चर इन तमाम तीन का मिक्सचर है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस चेंज हो जाती हैं, तो हम इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस एंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दस अरेंज्ड आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब हम एग्जांपल लेते हैं बेंजीन की। बेंजीन में सिग्मा फ्रेमवर्क में लोकलाइज्ड बॉन्ड्स हैं। लोकलाइज्ड बॉन्ड्स का ये मतलब है कि हम उनकी पोजीशन को एग्जैक्टली बता सकते हैं, जबकि अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट तरीके से पेयर अप होके 5 स्ट्रक्चर्स दे सकते हैं। बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, इस बेंजीन रिंग में हर कार्बन एटम के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि पाई बॉन्ड बना सकता है। ये दोनों कार्बन एटम्स भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, ये दोनों भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं और ये दोनों भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन ये भी मुमकिन है कि पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान बन जाए, इन दोनों के दरमियान बन जाए या इन दोनों के दरमियान बन जाए। अब इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर गलत नहीं है, बल्कि दे आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। इसी तरह से इट इज पॉसिबल कि पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान बन जाए,
इन दोनों के दरमियान बन जाए, इन दोनों के दरमियान बन जाए, या इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान और इन दोनों के दरमियान बन जाए, या इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान और इन दोनों के दरमियान बन जाए। इनमें से ए और बी को हम कैक्यूल स्ट्रक्चर कहते हैं, जबकि सी डी ई डिवार स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि there is less possibility of making up this bond. Therefore, these structures contribute less to the actual benzene structure as compared to Kekulé structure. लेकिन इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर बेंजीन का असल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि हम ये कहते हैं कि बेंजीन का असल स्ट्रक्चर इन तमाम स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड है। चूंकि केक्यूल स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन डिवार से ज़्यादा है, इसलिए बेंजीन के स्ट्रक्चर को इन दोनों में से किसी एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रेजोनेंस कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को किस तरह से एक्सप्लेन करती है? हम ये कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड के जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो उतना ही स्टेबल होता है। चूंकि बेंजीन के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, इसलिए बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है। अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड्स को हम कॉन्जुगेट बॉन्ड्स या रेजोनेटिंग बॉन्ड्स कहते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डबल हेडेड एरो को यूज करते हैं। अब हम बेंजीन की स्टेबिलिटी के एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को देखते हैं। इसके लिए हम 3 अनसैचुरेटेड साइक्लिक मॉलिक्यूल्स के एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन डेटा को यूज करेंगे ताकि बेंजीन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एस्टिमेट कर सकें। किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिलीज होने वाली एनर्जी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की इंडिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल, इस डायग्राम में रिएक्टेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है जबकि प्रोडक्ट्स की इतनी है। It means in order to convert into products, the reactants have to release this much amount of energy. रिलीज होने वाली एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट्स उतनी ही स्टेबल होती हैं, और जितनी कम होती है, प्रोडक्ट उतनी ही अनस्टेबल होती हैं। सबसे पहले हम साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजनेशन को कंसीडर करते हैं। जब साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजनेशन होती है तो साइक्लोहेक्सेन बन जाती है और हमारे पास 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। अगले केस में हम 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन की हाइड्रोजनेशन के एग्जांपल लेते हैं। हमने ये देखा कि एक डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन में 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। जब हमारे पास 2 डबल बॉन्ड होंगे तो इससे डबल अमाउंट को रिलीज होना चाहिए, इसलिए हमारी कैलकुलेटेड एनर्जी है 240 किलो जूल पर मोल। लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि 231 किलो जूल पर मोल एनर्जी इस केस में रिलीज होगी। इट मीन्स प्रोडक्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से कम स्टेबल है और रिएक्टेंट हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्टेबल है। अब इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए हम कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। हमने ये देखा कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि 9 किलो जूल पर मोल एनर्जी कम रिलीज होने की वजह यह है कि दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल 135 साइक्लोहेक्साट्राइईन को कंसीडर कीजिए जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। हमने ये देखा कि एक डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन के लिए 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। 3 के लिए हमारे पास 360 किलो जूल पर मोल एनर्जी को रिलीज होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल एंथैल्पी की वैल्यू है 208 किलो जूल पर मोल। इट मीन्स कि प्रोडक्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम स्टेबल है और रिएक्टेंट हमारी एक्सपेक्टेशन की निस्बत बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये जो एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड एंथैल्पीज का डिफरेंस होता है, इट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। इन दिस केस इट इज़ 152 किलो जूल पर मोल। इट मीन्स कि बेंजीन में इस तरह का केस तो नहीं होगा, इसमें बहुत ज़्यादा हाई स्टेबिलिटी है। ये रेजोनेंस एनर्जी हमें किस चीज़ की इंडिकेशन देती है? इट इज़ अ मेजर ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम एज कंपेयर टू द इक्वल नंबर ऑफ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। इस डायग्राम में एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स को ग्राफिकली शो किया गया है। तमाम हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस की प्रोडक्ट है साइक्लोहेक्सेन, जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू कांस्टेंट है और डिफरेंस रिएक्टेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी का आता है। साइक्लोहेक्सेन की
हाइड्रोजनेशन के रिजल्ट में 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन के केस में ये 231 किलो जूल पर मोल आ जाती है। यहाँ पर अब हम एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल 135 साइक्लोहेक्साट्राइईन की तरफ आते हैं। हाइपोथेटिकल इसलिए क्योंकि we consider its structure to be like that of benzene, but actually what happens, 360 किलोजोल पर मोल एनर्जी जो कि रिलीज होनी चाहिए इसकी हाइड्रोजनेशन से, वो प्रूव होता है कि करेक्ट नहीं है, क्योंकि बेंजीन की हाइड्रोजनेशन के रिजल्ट में 208 किलोजोल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन और कैलकुलेटेड का डिफरेंस है 152 किलोजोल पर मोल। इट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। असल में 135 साइक्लोहेक्साट्राइईन एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी वैल्यू के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल हैं। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच को यूज करते हुए बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक बड़ा चैलेंज इसकी हाई स्टेबिलिटी का था, जिसे हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब है कि सिंस द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज नॉट लाइक एनी ऑफ द proposed structure but a resonance hybrid of all of these, it means extensive delocalization of pi electrons. हमारे पास दूसरा इशू था इक्विवेलेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का बेंजीन में, जो कि 1.4 एंगस्ट्रॉम होती है। यह हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक और एक्सरे एनालिसिस से पता लगा। इसी तरह से बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्रीज होते हैं, जो कि हिब्रिडाइजेशन अप्रोच से एक्सप्लेन हो जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन को कैसे एक्सप्लेन करती है। हमने ये देखा कि सिग्मा बॉन्ड्स बनने के बाद हर कार्बन एटम पर एक पी ऑर्बिटल अनहिब्रिडाइज्ड रह गया। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लोकलाइज्ड बॉन्ड्स की बात की, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि ये 6 के 6 पी ऑर्बिटल्स कंबाइन करके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और इसका नतीजा ये होगा कि सिग्मा फ्रेमवर्क से ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रीजन्स होंगे। दिस विल रिजल्ट इन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स की एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रॉबिन्सन स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, जिसमें एक हेक्सागोनल रिंग के अंदर मौजूद सर्कल ये बताता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली डीलोकलाइज्ड। लेकिन बेंजीन के रिएक्शंस का मैकेनिज्म लिखते हुए हमें कैक्यूल के स्ट्रक्चर पर रिलाय करना पड़ता है। उसकी वजह यह होती है कि मैकेनिज्म लिखते हुए हम इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को एरो से शो करते हैं। इट मीन्स कि वी विल हैव टू ड्रॉ डबल बॉन्ड समवेयर इन द रिंग, और इसके लिए हम कैक्यूल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द सक्सेस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक तो डीलोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसकी सक्सेस है, और दूसरा ये इक्विवेलेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स को भी एक्सप्लेन करती है बेंजीन रिंग में। और इसके मुताबिक दो कार्बन एटम्स के दरमियान एक सिंगल सिग्मा और हाफ पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स कि सारे के सारे कार्बन एटम्स पाई बॉन्ड बनाते हैं, और दो बॉन्डिंग कार्बन एटम के दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। इस तरह से हमें बेंजीन की हाई स्टेबिलिटी का पता लग जाता है, जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आराम से दे देती है, लेकिन एडिशन के लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं। आपकी बुक से कुछ क्वेश्चंस, इन्हें सॉल्व कीजिएगा। गुड लक।